नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 8 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए कि हाल ही में यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल का खिताब अभी हाल ही में किसने जीत लिया है। अच्छा, मेल वाला भी हुआ नहीं है, महिला वाला हो चुका है। तो इसको जीता है बेलारूस की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली? बेलारूस की रहने वाली हैं आरियाना सबालेंका। किसने जीता है? आरियाना सबालेंका ने जीता है। फोटो में आपको दिख रही हैं। तो सबालेंका यानी आरियाना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का महिला एकल खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले इन्होंने किसको हराया है? तो फाइनल मुकाबला जो हुआ है वो अमांडा अनिसिमोवा के बीच में हुआ है, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका की हैं। उनको इन्होंने हराया है 6-3, 7-6 से। बाकी ग्रैंड स्लैम खिताब की बात करेंगे तो आर्यन सबालेंका का यह चौथा ग्रैंड स्लैम है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? यूएस ओपन। यही 4 इसके सीक्वेंस होते हैं और ये चौथा यूएस ओपन स्टार्ट हो चुका है। मेल वाला अभी होना बाकी है। बाकी 2025 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन हो चुके हैं। चलिए उसको भी रिवाइज करवा देता हूं आप लोग को। तो पहला फ्रेंच ओपन 2025 वाला जो है, पहली बात तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो 1905 में इसकी ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, मेल में कौन जीता इस बार? तो जैनिक सिनर जीते हैं, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करेंगे तो मेडिसन कीज ने जीता इस बार। फ्रेंच ओपन 2025 की बात करेंगे तो एक क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में इसकी शुरुआत होती है। और मेल में कौन जीता इस बार? तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। महिलाओं की बात करेंगे तो कोको गॉफ ने जीता है, जो कि कहां से है? यूएसए से बिलोंग करती है, इसको भी ध्यान रखें। विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सबसे पुराना यही वाला है। 1877 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में कौन जीता? तो जैनिक सिनर जीते हैं, इटली से हैं। और फीमेल में जीती है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। बाकी यूएस ओपन मैंने ऊपर बताया है कि फीमेल वाला आ चुका है। आर्यन सबालेंका उसको जीत चुकी हैं और अभी मेल वाला आना बाकी है। तो बाकी इसके बारे में इतनी ही बातें ध्यान रखें आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? तो 25 दर्ज की गई है, इसको ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं सारा हम लोग देखेंगे। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 मतलब 2023 तक का डेटा इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, कुल प्रजनन दर की बात करेंगे अगर हम लोग तो वो कुल प्रजनन दर टोटल ओवरऑल देखेंगे अगर पूरे भारत का तो 1.9 रहा है। सर्वाधिक कहां पर देखा गया है? तो बिहार में 2.8 और सबसे कम कहां पर देखा गया है? अच्छा, टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, इंग्लिश वाले ध्यान दें इसको। बाकी मिनिमम कहां रहा? दिल्ली में रहा है 1.2। ठीक है। और अगर वहीं पर हम लोग शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे, ठीक है, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे हम लोग, तो भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर 25 हो चुकी है प्रति 1000 जीवित जन्म पर। मतलब कहने का मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनका 1 साल पूरा होने से पहले कितने बच्चे की डेथ हो जा रही है? उसमें 25, ये इसमें बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो उसमें 28 है। शहरी क्षेत्रों में 18 है। सबसे अधिक बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में रहे हैं कितने? 37। और सबसे कम कहां पर रहा है? तो केरल में रहा है सिर्फ 5। ये जो आपको डेटा बताया जाए 18 और 28, 5, 37 ये पर 1000 पे है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। अच्छा, जन्म के समय लिंगा अनुपात यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर इसको देखेंगे तो 21-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत का ये जो रेट रहा है 1 प्रति 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां रही हैं, इसको ध्यान रखें। अगर यही राज्यों में बात करें में अलग अलग डेटा के बारे में तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रहा है, मतलब 1000 लड़कों पर 974 लड़कियां हैं। उत्तराखंड में सबसे मिनिमम रहा है, 1000 लड़कों पर 868 यानी 868 लड़कियां रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे अगर हम लोग मतलब अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है तो 1000 पे 914 लड़कियां हैं। वहीं पर अगर हम लोग शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो 1000 लड़कों पर 925 लड़कियां हैं। ये सारा इसके बारे में हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य 21 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले 9 दिवसीय 9 दिनों तक चलता ये बथुकम्मा त्योहार, नाम क्या है इसका? बथुकम्मा त्योहार, इसकी मेजबानी कर रहा है, मतलब कहाँ मनाया जाता है ये?
तो तेलंगाना का होता है बथुकम्मा त्योहार। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, फूलों का त्योहार भी कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना में ही मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश हो गया, कुछ कुछ इधर वाला एरिया हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, यहाँ पर भी जो लोग इसको मानने वाले रहते हैं वो यहाँ पर ही मनाते हैं, पर मेनली कहाँ का है, तेलंगाना का है। तेलंगाना के सीएम वर्तमान में कौन है, रेवंत रेड्डी। कौन है, रेवंत रेड्डी है, इसको ध्यान रखें। बाकी बथुकम्मा त्योहार की बात करें इसको डिटेल में अगर हम लोग देखें तो 21 सितंबर से शुरू होकर यह 30 सितंबर तक चलने वाला है, टोटल 9 दिन चलता है ये। या महालय अमावस्या जिसे पितृ अमावस्या भी कहते हैं, उसके दिन से शुरू होता है और दुर्गा अष्टमी तक चलता है। बथुकम्मा तेलंगाना का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण फूलों का त्योहार, मैंने ऊपर बताया आप लोग को इसे किस नाम से जानते हैं, तो फूलों का त्योहार नाम से भी जानते हैं, जो विशेष रूप से इस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग को फोटो में ऊपर देख चुके हैं। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है और हर साल सितंबर या अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। तेलंगाना के अगर हम लोग कुछ और त्योहारों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपका बोनालू हो जाएगा, बथुकम्मा तो है ही, मेदराम जतरा होता है, ठीक है, और संक्रांति होता है, एक पिरला पंडुगा होता है, उगादी होता है और दशहरा भी यहाँ पर होता है। ये जो जतरा वाला त्योहार है, जो अगर आप लोग के वो मूवी देखते हैं पुष्पा 2 आया था तो उसमें ये जतरा वाला त्योहार दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ नाम से एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो असम में अभी स्टार्ट हुआ है ये एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, और साथ ही में राज्य में भी तो असम के दिया ही जाएगा, तो हमारा आंसर तो असम हो जाएगा। इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये अवार्ड पहली बार इसकी घोषणा हुई है और किन किन लोगों को दिया भी गया है। ये शुरुआत की बात करेंगे इसकी, तो असम ओलंपिक एसोसिएशन ने 3 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में इस पुरस्कार की घोषणा की शुरुआत की है। भोगेश्वर बरुआ एक एथलीट थे जो कि पहले ये थे, मतलब ये असम के पहले व्यक्ति थे जिनको अर्जुन पुरस्कार से मिला, सम्मानित किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है, इसीलिए उनके सम्मान में इनके नाम पर यह शुरू किया गया अवार्ड। अच्छा, क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो इसका उद्देश्य यह है कि भोगेश्वर बरुआ जो थे इनके विरासत का सम्मान करना और राष्ट्रीय व राज्य दोनों स्तर पर खेल में उत्कृष्टता को पहचानना। मतलब यह राज्य स्तर पर भी अवार्ड दिया जाएगा और राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर भी दिया जाएगा। नेशनल कहने का मतलब अगर आप भारत के बाहर या मतलब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होते हैं वहां पर जीत के आते हैं तो उस लेवल पर भी आपको अवार्ड यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। कैटेगरी की बात करेंगे तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों में 3 मुख्य श्रेणी, क्या क्या नाम है इन कैटेगरी का? तो एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो गया है, बढ़ता हुआ खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर हो गया, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रतिवर्ष मतलब पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर हम विजेताओं की बात करेंगे तो इसके पहले विजेता कौन रहे हैं? तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खिलाड़ी वाला कैटेगरी अगर देखें हम लोग तो इसमें ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, आपको पता होगा इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। 2 मेडल इन्होंने जीता था भारत के लिए ओलंपिक में इस बार, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस बार जो ओलंपिक हुआ वो कहाँ पर हुआ था। बाकी इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वाला अवार्ड। वहीं पर लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करेंगे तो भारत के फुटबॉल के माने जाने प्लेयर सुनील छेत्री जो हैं इनको दिया गया है यह अवार्ड। उभरता हुआ खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर से दिया गया है तो भारत तोलक में दिया गया है, वेदव्रत भराली को दिया गया, इसको ध्यान रखें आप लोग। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ असमिया खिलाड़ी की बात करेंगे तो लवलीना बोरगोहेन को मिला है। अच्छा, ये काट दीजिए कि नीचे भी लिखा हुआ सेम चीज। असम राज्य स्तर पर अगर देखें 3 खिलाड़ी को उसमें भी दिया जाएगा सेम कैटेगरी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वाला किसको मिला है? तो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है, ठीक है। आजीवन उपलब्धि यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी दीपांकर भट्टाचार्य को दिया गया है। अच्छा, ये तीनों खिलाड़ी असम से बिलोंग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इमर्जिंग प्लेयर वाला किसको मिला? उभरता हुआ खिलाड़ी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं प्रियानुज भट्टाचार्य, इनको दिया गया है। तो ये सारा इस अवार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ वाला तो ध्यान ही रखें, स्टेट वाइज और नेशनल वाइज। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लगातार तीसरी बार जमाइका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंड्रयू होलनेस। कौन बने हैं? एंड्रयू होलनेस बने हैं, फोटो में दिख रहे हैं। ये लगातार ये तीसरी बार बने हैं, इसको ध्यान रखें। तो जमाइका में हुए हालिया चुनाव के बाद एंड्रयू होलनेस लगातार तीसरी बार जमाइका के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आप इस देश का नाम नहीं सुने तो क्रिकेट में जरूर सुने होंगे जमाइका का नाम, ठीक है, जो भी क्रिकेट देखते होंगे।
बाकी इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो जमैका लेबर पार्टी JLP, जो कि 3 सितंबर 2025 को हुए आम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। बाकी इनके कैपिटल की बात करेंगे तो राजधानी यहाँ की है जमैका की किंगस्टन हो जाएगी। मुद्रा चलती है जमैकन का डॉलर। अच्छा, उसेन बोल्ट जो कि बहुत धावक हैं, ये बहुत पॉपुलर हैं ये, ठीक है, दुनिया के सबसे तेज धावक हैं माने जाते हैं, ये भी जमैका से ही बिलोंग करते हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लेग स्पिनर अमित मिश्रा संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर हैं भारत के, फोटो में आपको दिख रहे हैं, लेग स्पिनर हैं। आईपीएल में 3 हैट्रिक लगाने वाले ये खिलाड़ी हैं, इसको ध्यान रखें, अमित मिश्रा। ताकि इनके बारे में थोड़ी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने सितंबर 2025 में अपने 25 साल से अधिक लंबे करियर का समापन किया है। उन्होंने आईपीएल में 3 हैट्रिक भी लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, फोटो में आपको दिख रहे हैं। बाकी हम लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, स्टैटिक पॉइंट इसका। तो हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक इसका जिक्र आपको मिलेगा। भारत में टोटल हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 25 है वर्तमान में। हर स्टेट का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखें, 25 के पास ही है। टोटल स्टेट वर्तमान में कितने हैं? तो 28 हैं स्टेट और 8 हैं यूटी। बाकी 25वां कौन बना था? तो अमरावती बना था हाई कोर्ट। आप लोग कमेंट बताइए कि अमरावती हाई कोर्ट ये किस राज्य में स्थित है। उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश की अगर बात करें कौन थी, तो अन्ना चांडी थी, जो कि केरला हाई कोर्ट में थी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, इसको भी ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर कहां पर बना है? तो रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना? तो केरल मलयालम में स्थित है, मतलब मलयालम लैंग्वेज में। मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है महिलाओं में, अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना था? तो ये बना था सिक्किम। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए जीके से रिलेटेड इस हाई कोर्ट से, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से बीमा विस्तार योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने। बाकी बीमा विस्तार योजना की शुरुआत भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने और लोगों को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बीमा सुगम के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे खरीद, सेवा और क्लेम निपटाना प्रक्रिया आसान हो पाएगा। उत्पाद की बात करेंगे तो यह एक ऑनलाइन बीमा उत्पाद है जो एक ही पॉलिसी में जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति बीमा को कवर करता है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा किया अभी हाल ही में नेपाल ने। नेक्स्ट है कि मतलब हाल ही में नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाया है। क्यों? यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इन कंपनियों ने नेपाल के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ स्थानीय तौर पर पंजीकरण कराने की सरकार की मांग को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए किया गया। कहने का मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि इन्होंने पूरा नहीं किया था, और ऐसा कहना है नेपाल सरकार का कि मतलब कई बार इनको नोटिस भेजा गया था, 2-3 बार, तो उसके बाद डेडलाइन पूरा हो गया था, इसलिए इनको बंद किया जा रहा है। समय सीमा का उल्लंघन, वही बात कि मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, एक्स, पूर्व में ट्विटर और लिंक्डइन सहित कई प्रमुख कंपनियों ने निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण नहीं कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में स्केचर्स कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है मोहम्मद सिराज को। किसको बनाया गया है? फोटो में दिख रहे हैं आपको, मोहम्मद सिराज। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में समग्र श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा है? इसका जवाब छापेंगे, ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन रहा है। बाकी कंटेंट सही लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।